नेक्स्ट पैराग्राफ पेज नंबर मेरा 101। वहाँ पे हम देखते हैं यू मे रिकॉल दैट द इंटरफेस न्यूक्लियस। जो हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था वो किसका स्ट्रक्चर था? इंटरफेस न्यूक्लियस का, है ना। हैज़ अ लूज, अब वो कह रहा है कि मेरा जो इंटरफेस न्यूक्लियस होता है उसके पास क्या होता है? हैज़ अ लूज एंड मतलब एक ढीला ढाला एंड इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क, है ना। हम लोग ने पढ़ा था डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? क्लियरली विजिबल, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है जो आसानी से दिख जाए, लेकिन ये क्या है? इनडिस्टिंक्ट मतलब जो आसानी से ना दिखे, है ना, जो कि प्रॉपरली नेटवर्क लाइक नहीं है, नॉट क्लियरली विजिबल, है ना। डिस्टिंक्ट का मतलब क्लियरली विजिबल और इनडिस्टिंक्ट नेटवर्क का मतलब होता है नॉट क्लियरली विजिबल, जो आसानी से नहीं दिखता है। और वो किसका होता है? वो होता है ऑफ अ न्यूक्लियो प्रोटीन। ये प्रोटीन कौन सी होती है? मेरी हिस्टोन प्रोटीन। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि ऑफ अ न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? क्रोमेटिन। तो ये पूरी लाइन किसके बारे में बताई गई है कि क्रोमेटिन एक हमारा जो होता है, जो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है, वो कैसा होता है मेरा? वो न्यूक्लियो प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, जो कि न्यूक्लियो प्रोटीन मेरे हिस्टोन प्रोटीन होते हैं। वो इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क जैसा होता है, मतलब उनको हम आसानी से वो नहीं देखा जा सकता है। फिर क्या कह रहा है? बट ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस, है ना। कह रहा है कि आप क्रोमेटिन को नहीं देख सकते हैं आसानी से, लेकिन अगर हम डिफरेंट स्टेजेस देखें ऑफ द सेल डिवीजन, है ना, जब मेरा नेक्स्ट चैप्टर आएगा सेल साइकिल सेल डिवीजन, तो उसके अंदर अगर बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, जैसे मेरा इंटरफेस में 3 स्टेजेस आती है, G1 G2 और S फेज़, है ना, और मेरा M फेज़। तो ये इन सारी स्टेजेस में मेरे कुछ स्पेसिफिक स्टेज होते हैं जिसके अंदर हम क्रोमेटिन को, देन क्रोमेटिन से मेरा जो क्रोमोसोम बनता है उसको, है ना, ये पूरा एक क्रोमोसोम है, तो इसको हम ईजिली देख सकते हैं ना अंडर द माइक्रोस्कोप। वो कौन सी स्टेजेस होती है? वो हम लोग अपना सेल डिवीजन में पढ़ते हैं। कह रहा है जो कुछ स्टेजेस होती हैं सेल डिवीजन में, जहाँ पे सेल्स शो, जो कि सेल्स दिख जाते हैं, उनके जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो दिख जाते हैं। स्ट्रक्चर्ड क्रोमोसोम, है ना, वो क्या होते हैं? जो क्रोमोसोम होते हैं, ये जैसे कि मेरा पूरा क्रोमोसोम है, दिख जाते हैं। और ये किस वजह से दिखते हैं? जो क्रोमोसोम ये कब बनता है? मेरा क्रोमोसोम बनता है ड्यू टू कंडेंसेशन, है ना। जो ये क्रोमेटिन होते हैं ये कंडेंस हो जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कंडेंस फॉर्म में हो जाते हैं, फिर क्या बना लेते हैं? मेरे क्रोमोसोम बना लेते हैं। फिर ये मेरे क्रोमोसोम जो कि स्ट्रक्चर्ड होते हैं ये दिख जाते हैं कहाँ पे? इन द प्लेस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मुझे ईजिली दिख जाते हैं। तो ये कुछ स्टेजेस होती है जहाँ पे मेरे दिखते हैं। फिर कह रहा है क्रोमेटिन कंटेन, क्रोमेटिन अपने अंदर क्या क्या कंटेन रखता है? डीएनए रखता है एंड द सम बेसिक प्रोटीन, है ना, जिसका नाम क्या था मेरा? सम बेसिक प्रोटीन कॉल्ड द हिस्टोन प्रोटीन, है ना। ये हिस्टोन प्रोटीन ही जो होती है जो उसको कंडेंसेशन कराने में मदद करती है, क्रोमोसोम बनाने में मदद करती है। हिस्टोन होती है और सम नॉन हिस्टोन प्रोटीन, सम, है ना, ज़्यादा मेरी हिस्टोन प्रोटीन होती है, लेकिन कुछ ही जो होती है, सम मतलब कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होती हैं। और क्या होता है उसके अंदर? एंड ऑल्सो आरएनए, है ना। क्या बनता है मेरा? और उसके साथ क्या होता है मेरा? आरएनए होता है। अ सिंगल ह्यूमन सेल हैज़ अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड, है ना। कह रहा है मेरा जो ह्यूमन सेल होता है उसके अंदर, एक सिंगल ह्यूमन सेल की बात करें तो उसमें अप्रोक्सीमेटली 2 मीटर मेरा, ये 2 मीटर होता है, या इसमें मेरा जो पूरा एक्चुअल मीटर है वो 2.2 मीटर होता है ना। कह रहा है जो मेरा इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, जो क्रोमेटिन होता है, वो 2.2 मीटर लंबा होता है। इतना लॉन्ग डीएनए होता है, वो थ्रेड मतलब धागे के फॉर्म में होता है ऑफ अ डीएनए का जो थ्रेड पाया जाता है ना, 2.2 मीटर लंबा डीएनए का थ्रेड पाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब पड़ा हुआ होता है अमॉन्ग इट्स द 46, है ना। 46 का मतलब यहाँ पे डिप्लॉयड की बात की जा रही है। 46 क्रोमोसोम, क्योंकि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं वो सब डिप्लॉयड होते हैं, है ना। गैमीट सेल्स होते हैं वो हैप्लॉयड होते हैं। तो 46 क्रोमोसोम में मतलब 46 क्रोमोसोम का जो मेरा 46 क्रोमोसोम या बेसिकली जो क्रोमेटिन है उसके अंदर मेरा डीएनए जो कितना लंबा होता है 46 क्रोमोसोम में? 2.2 मीटर लंबा, इतना लंबा डीएनए होता है। तो इतने लंबे डीएनए को मेरा जो इसके अंदर क्या होता है 23 पेयर्स जिसमें होते हैं, कितने होते हैं मेरे? 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के, है ना। क्या होते हैं मेरे? 23 पेयर्स होते हैं। मतलब जो मेरा 46 क्रोमोसोम होता है, मेरा जो 46 क्रोमोसोम होता है उसके अंदर 2 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के, जिससे मेरा पूरा 46 क्रोमोसोम है। तो उसमें 23 के 2 पेयर होते हैं क्रोमोसोम के। तो ये कितना लंबा होता है? 2.2 मीटर। तो इतना लंबा क्रोमोसोम को न्यूक्लियस में रखना इम्पॉसिबल है। इसके लिए क्या होता है? कंडेंसेशन होता है, ठीक है। मेरा पैकेजिंग होती है जिसके लिए मेरी हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन रिक्वायर्ड होती है। तो मेरा जो क्रोमेटिन होता है थ्रेड लाइक, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्रोमोसोम में। और जब ये क्रोमोसोम में कन्वर्ट हो जाता है तो एक स्टेज होती है जहाँ पे सारी चीज़ें होती है। तो वहाँ पे मेरा जो क्या होता है, अब जब क्रोमोसोम बन जाता है तो हम क्रोमेटिन को, डीएनए को, जेनेटिक मटेरियल को आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा कि यहाँ पे
मेरा जो यू विल स्टडी कह रहा है तुम स्टडी करोगे द डिटेल ऑफ द डीएनए, मतलब जो डीएनए की जो पैकेजिंग हम लोग देखते हैं, मतलब ये जो कंडेंसेशन होता है इसकी डिटेल्ड स्टडी हम लोग हायर क्लासेस में करेंगे, 12th में जा करके, है ना। वही कह रहा है कि जो ये डीएनए की मतलब पैकेजिंग है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम, मतलब जी जब डीएनए मेरा क्रोमेटिन देन क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता है, तो उसकी डिटेल्ड जो हम लोग स्टडी करते हैं वो क्या करते हैं हायर क्लासेस में, लाइक 12th में हम लोग करते हैं। एवरी क्रोमोसोम, ठीक है, अभी पूरा पैराग्राफ हम लोग का क्रोमोसोम पर ही है, ठीक है। एवरी क्रोमोसोम कह रहा है हर एक क्रोमोसोम जो होता है वो विजिबल मतलब दिखता है ओनली इन द डिवाइडिंग सेल्स में, है ना। मतलब जब सेल को डिवाइड करना होता है, फॉर एग्जांपल बॉडी में ग्रोथ होनी है या बॉडी की किसी सेल की कोई इंजरी करनी है, उसको रिपेयर करना है, तो वहाँ पे सेल डिवाइड करेंगी। जब सेल डिवाइड करेंगी तो मेरा जो न्यूक्लियस के अंदर ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होता है जेनेटिक मटेरियल, ये क्रोमैटिन के फॉर्म में होता है, लेकिन इसको फिर किस में कन्वर्ट होना पड़ता है, क्रोमोसोम में, क्योंकि क्या करना है इसको अपने जेनेटिक मटेरियल को डिस्ट्रीब्यूट करना है, आगे ट्रांसफ़र करना है, तो इसके लिए उसे क्या करना पड़ता है, क्रोमोसोम बनाना पड़ता है ना। तो क्रोमोसोम हमें कब दिखेंगे, जब सेल डिवाइड करेगी, है ना। एसेंशली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब देखो यहाँ पे जब मेरा क्रोमोसोम ये बनता है ना, जब मेरा क्रोमोसोम बनता है तो क्रोमोसोम में बहुत सारे और भी स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये मेरा क्रोमोसोम है, तो क्रोमोसोम में मेरे इस साइड साइड में काइनेटोकोर देखने को मिलते हैं, है ना। और बीच में उसका सेंटर में सेंट्रोमियर देखने को मिलता है, जो कि क्या करता है, अभी पूरा क्रोमोसोम है, इसके अंदर क्या होती है, 2 मेरी क्रोमैटिड होती हैं। ये जो क्रोमोसोम आप देख रहे हैं ये मेरा एक स्टेज होती है जिसको कहते हैं एस फेज़, है ना। एस फेज़ के बाद मेरा ये ऐसा क्रोमोसोम दिखता है। नहीं तो इसके अंदर ये क्या है, ये 2 क्रोमैटिड हैं, ये 2 क्रोमैटिड और ये 2 क्रोमैटिड। ये तो ये सिंगल ऐसे भी अगर मेरा इसमें 2 क्रोमैटिड नहीं हो तो भी वो क्रोमोसोम ही होता है, ये इसकी कॉपी बन चुकी है ना। ये आफ्टर द एस फेज़ का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, ये पूरा विजिबल क्रोमोसोम हमें दिख रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे जो सेंट्रोमेयर होते हैं जो कि इन दोनों क्रोमेटिड को कनेक्ट रखते हैं, बाइंड रखते हैं, और साइड साइड में काइनेटोकोर होते हैं। ये काइनेटोकोर क्या करते हैं, जब मेरा सेल डिवाइड करनी होती है तो ये क्या करते हैं, इन दोनों क्रोमेटिड्स को सेपरेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं ना। एक काइनेटोकोर मेरा स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है और दूसरा काइनेटोकोर इधर वाला मेरा स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाता है, और फिर वो क्या करते हैं इस तरीके से घसीटते हैं दोनों। ये जो दोनों क्रोमेटिड्स होते हैं इनको आपस में घसीटा जाता है, इनसे दूर किया जाता है दोनों को, जिसकी वजह से ये दोनों ही क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम में मतलब अलग अलग सेल में चले जाते हैं ना, ये काइनेटोकोर। तो जब क्रोमोसोम मेरा बनता है तो मेरे यहाँ पे बहुत सी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सी चीज़ें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि जब मेरा क्रोमोसोम विजिबल होता है ओनली द डिवाइडिंग सेल्स में, है ना। अब ये विजिबल, अब देखिए यहाँ देख लीजिए अभी कौन सी मेरी स्टेज होती है, देखो जब सेल डिवाइड कर रही होती है तो मेरी बहुत सारी स्टेजेस आती हैं, मेरी G1 आता है, S आता है, G2 आता है, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, G2 आता है, फिर मेरा M फेज़ आता है, M फेज़ में भी मेरी बहुत सारी फेजेस होती हैं, है ना। उसके अंदर मेरा प्रोफेज़, मेटाफेज़, एनाफेज़, टीलोफेज़ होता है। अब ये मेरा मेटाफेज़ जो स्टेज होती है ना, वहाँ पे मेरा क्या होता है, क्रोमोसोम आसानी से विजिबल दिखने लगता है, ठीक है। यहाँ पे एक प्लेट बनती है जिसकी वजह से मतलब जो यहाँ पे जो क्रोमोसोम होते हैं, बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, वो एक लाइन में अलाइन हो जाते हैं, एक लाइन बना लेते हैं, जिसकी वजह से जब हम उसको अंडर द माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो वो हमें आसानी से दिखते हैं। इसेंशली हैज़ अ, अब देखो यहाँ पे कह रहा है कि कुछ इसेंशली हैज़ अ प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ठीक है। कह रहा है जो मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और द सेंट्रोमेयर, अभी जो मेरा सेंट्रोमेयर होता है, अब देखो क्रोमोसोम बनेगा तो कौन कौन सी चीज़ें देखने को मिलेंगी, हमें देखने को मिलेगा इसेंशली, मतलब ये ज़रूरी हैं, एसेंशियल चीज़ें जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं। तो इसेंशली हैज़ अ, हमें जो ज़रूरी तौर पर हमें क्या देखने को मिलेगा, एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, है ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब जो एक बाद में चीज़ बन जाती है ना, कंस्ट्रक्ट हो जाती है, तो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है, जिसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रोमेयर, है ना। ये सेंट्रोमेयर मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बीच में बन जाता है। सेंट्रोमेयर देखने को मिलता है ऑन द साइड्स ऑफ, और कह रहा है कि जो सेंट्रोमेयर के साइड्स में क्या देखने को मिलता है, ऑफ विच डिस्क शेप, है ना। कह रहा है जो मेरा डिस्क शेप का एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसे हम कहते हैं काइनेटोकोर, है ना। काइनेटोकोर क्या करता है अभी हमने बता दिया, ये हमें देखने को मिलता है, आर प्रेजेंट होते हैं। फिर कह रहा है मेरा जो सेंट्रोमेयर क्या करता है, सेंट्रोमेयर होल्ड्स मतलब पकड़े रहता है किसको, 2 क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम को, है ना। कह रहा है ये जो मेरे ये दोनों क्या है, दीज आर, अभी इसको आप एकदम आपके लिए ईजी हो जाएगा जब अपने सेल साइकिल सेल डिवीजन का लेक्चर आप देखेंगे तो उसमें आपको एकदम क्लियर विजिबल, कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि क्रोमोसोम में क्रोमेटिड क्या है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमेटिड्स क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, सब क्लियर हो जाएगा। अभी फ़िलहाल समझ लीजिए दोनों क्या है, क्रोमेटिड्स हैं। इन दोनों को पकड़े कौन रख रहा है, इन दोनों को टाइटली बाइंड कौन रख रहा है, वो मेरा सेंट्रोमेयर का फंक्शन समझ में आया। ये दोनों को क्या करता है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ क्रोमोसोम को आपस में बांध के रखते हैं।
अब मेरे जो यहाँ कह रहा है बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ द सेंट्रोमेयर, ये लाइन अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि जब ये जो मेरा सेंट्रोमेयर की पोजीशन है ना, कि सेंट्रोमेयर सेंटर में है ना। अब ये सेंट्रोमेयर ज़रूरी नहीं कि सेंटर में हो, ये यहाँ नीचे भी आ सकता है, मतलब ये सेंट्रोमेयर की लोकेशन बदल सकती है। सेंट्रोमेयर ऊपर खिसक गया तो थोड़ा यहाँ पे आ गया, ये थोड़ा और ऊपर आ जाइए। ये जो सेंट्रोमेयर कभी कभी एकदम टेल पर आ जाता है, मतलब क्रोमोसोम के एकदम सर के ऊपर चला जाता है, टॉप मोस्ट पोजीशन में पहुँच जाता है। तो वही कह रही है एनसीईआरटी लाइन, क्या कह रही है कि मेरा जो बेस्ड ऑन द पोजीशन है ना, कह रहा है कि बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, सेंट्रोमेयर की पोजीशन के अकॉर्डिंग द क्रोमोसोम कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स, है ना। कह रहा है कि हाँ, अगर हम वो देखें कि क्रोमोसोम की पोजीशन की, मतलब सेंट्रोमेयर की पोजीशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो मेरे जो क्रोमोसोम होते हैं वो 4 तरीके के होते हैं, है ना। इस किसकी लोकेशन के बेस पर, मेरे सेंट्रोमेयर के लोकेशन के बेस पर। कह रहा है कि मेरा सबसे पहला क्रोमोसोम होता है मेटासेंट्रिक, है ना। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होता है, इसके अंदर ये वाला जो मेरा क्रोमोसोम बना हुआ है, ये कौन सा क्रोमोसोम है, इट इज़ द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम में क्या होता है, हैज़ अ मिडल सेंट्रोमियर, है ना। मिडल का मतलब होता है बीच में, सेंट्रोमियर का होता है बीच में होता है, और फॉर्म करता है फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म, है ना। अब देखो, अगर मेरा सेंट्रोमियर बीच में होगा तो क्या करेगा, वो 2 इक्वल तरीके की आर्म्स बनाएगा, है ना। अब कह रहा है कि मेरा 2 इक्वल तरीके की आर्म्स बनाएगा ऑफ द क्रोमोजोम। फिर नेक्स्ट मेरा क्या कह रहा है, द सब मेटासेंट्रिक, ये मेरा मेटासेंट्रिक हो गया, इसमें मिडल में सेंट्रोमेयर होता है और 2 इक्वल आर्म बनाता है। और मेरा क्या कह रहा है यहाँ पे, नेक्स्ट मेरा होता है सब मेटासेंट्रिक। नेक्स्ट मेरा जो होता है सब मेटासेंट्रिक होता है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, क्रोमोसोम हैज़ अ सेंट्रोमेयर स्लाइटली, मतलब थोड़ा सा अवे, मतलब दूर चला जाता है, कहाँ से, फ्रॉम द मिडल से, है ना। कह रहा है कि मेरा जो इसमें सब मेटासेंट्रिक में जो क्रोमोसोम के अंदर मेरा सेंट्रोमेयर होता है वो थोड़ा सा स्लाइट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा खिसक जाता है अवे फ्रॉम द मिडल ऑफ द क्रोमोसोम, है ना। मतलब ये जो मेरा यहाँ पे जो सेंटर में मेरा सेंट्रोमेयर होता है उससे थोड़ा सा ऊपर स्लाइड अवे हो जाता है ऑफ द क्रोमोसोम। फिर क्या बनाता है, मेरा रिजल्ट देता है, रिजल्टिंग इनटू द 1 शॉर्टर आर्म, मतलब एक छोटी सी आर्म बना देता है, एक आर्म छोटी बन जाती है, एंड 1 लार्जर आर्म, है ना, 1 लॉन्गर आर्म एंड 1 शॉर्टर आर्म। अब इस शॉर्टर आर्म का हम लोग इसका एक नाम हो जाता है, क्या इसको हम कहते हैं पी आर्म। कौन सी आर्म इसको कहते थे, पी आर्म, एंड 1 लॉन्गर आर्म। अब कह रहा है मेरा इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, मेरा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम द सेंट्रोमेयर, इसके अंदर सेंट्रोमेयर इज सिट्यूटेड, क्या कह रहा है, इज सिट्यूटेड क्लोज टू इट्स एंड। कह रहा है कि मेरा जो सेंट्रोमेयर होता है वो एंड पे पहुंच जाता है, मतलब जो क्रोमोसोम के एक पूरा एक एंड पे पहुंच जाता है, और क्या बनाता है मेरा, फॉर्मिंग वन द एक्सट्रीमली शॉर्टर, है ना। कह रहा है एक छोटा सा, एक शॉर्टर, एक्सट्रीमली शॉर्टर आर्म और एक लॉन्ग आर्म, है ना, एक शॉर्टर एंड 1 वेरी लॉन्ग आर्म, एक बहुत छोटा हो जाएगा और एक बहुत बड़ा हो जाएगा। वेयर एज द टीलोसेंट्रिक, और कह रहा है मेरा जो फोर्थ पार्ट होता है, मेरा फोर्थ टाइप ऑफ क्रोमोसोम वो होता है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, हैज़ अ टर्मिनल क्रोमोसोम। मतलब यहाँ पे जो मेरा सेंट्रोमेयर होता है वो कहाँ होता है, एकदम टर्मिनल पोजीशन, मतलब इस पोजीशन पे, टर्मिनल पॉइंट पे, एकदम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुँच जाता है ना, टर्मिनल पॉइंट पे पहुँच जाता है। इसको हम क्या कह देते हैं, टीलो हैज़ अ टर्मिनल। और इस सेंट्रोमेयर को हम कौन सा सेंट्रोमेयर कह देते हैं, इट इज़ द टर्मिनल सेंट्रोमेयर, है ना। ये कौन सा मेरा सेंट्रोमेयर हो जाता है, मेरा टर्मिनल सेंट्रोमेयर हो जाता है। जैसे कि मेरे यहाँ पे स्ट्रक्चर दिए हुए हैं, ये वाला स्ट्रक्चर मेरा क्या कह रहा है, जैसे कि मेरा ये है, ये क्रोमोसोम, ये अब देखो ये सारे क्रोमोसोम जो दिए हैं ये सब मेरे टाइप्स है क्रोमोसोम के। जैसे कि मेरा ये पहला क्रोमोसोम था, है ना, तो ये कौन सा मेरा क्रोमोसोम है, इट इज़ द मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। कैसे पहचानेंगे, मिडल में है ना, सेंट्रोमेयर मेरा मिडल में है, ठीक है। और ये मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है। अभी मेरा बताएंगे एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होता है, ऊपर की है, और एक सेकेंडरी, मतलब एक और चीज़ निकल आती है जिसे हम कहते थे सैटेलाइट। अभी इसको बारे में पढ़ेंगे। तो मेटासेंट्रिक, अब देखो इनके भी शेप होते हैं, है ना। मतलब जब ये एनाफेज में जाते हैं, मतलब इनको जब डिवाइड होना होता है, मतलब इनके दोनों क्रोमेटिड को अलग अलग सेपरेट होना होता है, तो ये कुछ अलग अलग शेप में दिखते हैं। जैसे कि मेरा मेटासेंट्रिक है, तो जब इनको सेपरेट होते हैं, मतलब खिंचते हैं, तो कैसा शेप बना लेते हैं, वी शेप बना लेते हैं ना। जैसे वी होता है मेरा, तो उस तरीके का मेरा वी शेप बना लेते हैं, है ना। क्या कह रहा है मेरा, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम जो होते हैं वो एनाफेज, ड्यूरिंग द एनाफेज वो वी शेप्ड के दिखने लगते हैं, वी शेप के जैसे। फिर मेरा जो सेकंड वाला था वो कह रहा था मेरा सब मेटासेंट्रिक,
ठीक है। सब मेटासेंट्रिक में क्या होता है, देखो इसके अंदर में जो सेंट्रोमेयर होता है वो स्लाइटली अवे, मतलब यहाँ से थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है ना, ये थोड़ा सा ऊपर चला गया तो यहाँ पे थोड़ा सा स्लाइटली अवे फ्रॉम द सेंट्रोमेयर है ना, सेंट्रोमेयर से थोड़ा सा ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से जो एक लॉन्ग आर्म बन गई है ना, नीचे की क्या हो गई, ये जो आर्म्स है ये थोड़ी सी लंबी हो गई और ऊपर की थोड़ी सी छोटी हो गई। तो इसके अंदर क्या होती है, 2 शॉर्ट आर्म्स हो जाती हैं और 2 लॉन्ग आर्म्स हो जाती हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ये मेरे एक प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है। और फिर मेरा कह रहा है यहाँ पे जो ये एक्रोसेंट्रिक में थोड़ा सा और ऊपर चला जाता है ना, इसमें क्या बन जाता है मेरा एक थोड़ा सा लॉन्ग मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, जब मेरा एनाफेज में जाता है, मतलब जब सेल डिवीजन करता है, तो जब ये दोनों क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं ना, जब ये सेपरेट होते हैं, खिंचते हैं, तो ये वी शेप जैसा दिखता है ना, वी के आकार का दिखने लगता है, सेकंड लगता है। उसके बाद जो मेरा सेकंड वाला सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, तो जब मेरा सेल डिवाइड करती है, सेल डिवीजन होता है, तो यहाँ पे जब मेरे दोनों क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, तो ये कैसा दिखने लगता है, एल शेप का दिखने लगता है, एल शेप के जैसा दिखने लगता है। और यहाँ पे कह रहा है जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है, वो जब मेरा एनाफेज में जब डिवाइड होता है, जब डिवीजन होती है, जब ये दोनों सेपरेट करते हैं, ये क्रोमेटिड सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, तो मेरा जे शेप की तरह दिखता है। और जब मेरे टीलोसेंट्रिक, जब मेरा यहाँ पे जहाँ पे मेरा जो सेंट्रोमियर वो एकदम टेल के पास आ जाता है, एकदम टेल के पास चला जाता है, तो मेरा जब ये सेल डिवीजन में जब एनाफेज में जाता है, सेल डिवीजन में एनाफेज एक स्टेज है, तो जब उसमें जाएगा तो ये कैसा दिखने लगेगा, आई शेप का दिखने लगेगा, है ना। अब यहाँ पे मेरा क्या कह रहा है, जो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम था वो कैसा था मेरा, यहाँ पे जो सेंट्रोमियर था इज सिट्यूटेड क्लोज टू इट्स एंड, है ना, मतलब जो सेंट्रोमियर था मेरा वो सिट्यूटेड मतलब चला गया था, कहाँ पे मेरा जो चला गया था वो कहाँ, क्लोज टू एंड, मतलब एंड के पास नहीं लेकिन क्लोज टू एंड, मतलब एकदम एंड के पास में चला गया, है ना। वेयर एज द जो टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम था हैज़ अ टर्मिनल सेंट्रोमियर, है ना, कि जो मेरा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम है उसके पास कौन सा सेंट्रोमियर है, टर्मिनल सेंट्रोमियर, एकदम टर्मिनल पॉइंट पे है। और ये सब क्या है मेरे सेंट्रोमियर। अब देखो सेंट्रोमियर जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे, क्या मेरी ये ऊपर वाली जो आर्म है वो छोटी होती जाएगी, है नहीं, छोटी छोटी होती जाएगी। तो यहाँ पे मेरी इक्वल आर्म थी, मेटासेंट्रिक में कहेंगे कि जो मेरा मिडल सेंट्रोमियर था, तो दोनों क्या थी, इक्वल आर्म। और सब मेटासेंट्रिक में क्या कहेंगे, यहाँ पे शॉर्टर आर्म है और एक शॉर्टर आर्म, और क्या मेरी लॉन्गर आर्म है। और एक्रोसेंट्रिक में मेरी क्या हो जाएंगी, और मतलब लार्जर आर्म एक हो जाएगी, मतलब थोड़ी सी लॉन्ग आर्म, और एक क्या हो जाएगी मेरी शॉर्ट आर्म हो जाएगी। और टीलोसेंट्रिक में तो मेरी एक आर्म बचेगी ही नहीं, उसमें क्या हो जाएगा मेरा जो सेंट्रोमेयर होगा वो टर्मिनल सेंट्रोमेयर कहलाएगा। तो ये सब क्या है, इट इज़ द टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमेयर, है ना। कि मेरा हमसे कह रहा है कि विच क्रोमोसोम हैज़ इक्वल आर्म। अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं ये देख लिए, कि अगर इस पे जैसे क्वेश्चन हो सकता है कि मेरा आएगा कि हैज़ विच क्रोमोसोम, कौन सा क्रोमोसोम है जिसमें मेरे इक्वल आर्म है ना। तो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, इसमें मेरे दोनों तरफ के आर्म क्या है, इक्वल आर्म है ना। फिर कह रहा है कि मेरा विच नंबर ऑफ क्रोमोसोम शोज़ अ लॉन्ग एंड द शॉर्ट आर्म, है ना, कि कौन से मेरे क्रोमोसोम है जिसके अंदर लॉन्ग और शॉर्ट आर्म मेरी दिख रही है। तो वो कौन कौन से हो जाएंगी मेरी, सब मेटासेंट्रिक, एक्रो और टीलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक को छोड़ करके ये तीनों ही हैं जिनके अंदर मेरे लॉन्ग आर्म और शॉर्ट आर्म देखने को मिलेंगे। अब ये क्या था मेरा, ये था मेरा प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेंट्रोमेयर, है ना। अब इसके अलावा भी क्या होता है क्रोमोसोम में, एक और कंस्ट्रक्शन होता है जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, इसको कहते हैं सैटेलाइट। अब क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि जब समटाइम्स, कभी कभी अ फ्यू क्रोमोसोम, कुछ ही क्रोमोसोम, है ना, सारे क्रोमोसोम नहीं, फ्यू क्रोमोसोम, कह रहा है समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन एट अ कांस्टेंट लोकेशन, है ना। कह रहा है कि मेरी कभी कभी मेरे कुछ क्रोमोसोम में क्या होता है, नॉन स्टेनिंग का मतलब है जिसे हम स्टेन नहीं कर सकते हैं। हमें मालूम है कि जो मेरे क्रोमोसोम हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, स्टेन कर सकते हैं। स्टेनिंग प्रोसेस से ही तो यहाँ पे क्या दिया था, जो फ्लेमिंग थे उन्होंने क्या कहा था कि जो मेरे क्रोमेटिन से क्रोमोसोम बनता था, तो क्रोमेटिन क्या थी, कलर्ड बॉडी थी ना, मतलब उसको स्टेन किया जा सकता है, मतलब उसमें जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन वो हमें दिख सकता है। लेकिन जो कुछ कुछ क्रोमोसोम में मेरे जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं, है ना, जिनको हम सैटेलाइट कहेंगे आगे, वो मेरे नॉन स्टेनिंग होते हैं, ठीक है, याद रखना। नॉन स्टेनिंग मतलब इनको अगर हम स्टेन करेंगे तो भी ये मेरे विजिबल नहीं होंगे, तो भी मुझे ये नहीं दिखेंगे। और क्या होते हैं, ये जो मेरे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होते हैं ये एक कांस्टेंट लोकेशन पे होते हैं ना। ये जैसे कि मेरा ये वाला जो
यहाँ पे जो ये कंस्ट्रक्शन था, है ना, ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन जो था वो इसी पॉइंट पे, मतलब इसका जो लोकेशन होगा वो कांस्टेंट होगा, ये वेरी नहीं करेगा। जैसे कि मेरा सेंट्रोमेयर था, तो सेंट्रोमेयर का जो मेरा लोकेशन था वो कांस्टेंट नहीं था, है ना। यहाँ पे देखा था कि मेरा जो मेटा सेंटर पे मिडल में था, फिर थोड़ा सा ऊपर चला गया, है ना, फिर थोड़ा सा ऐसा ऐसा ये क्या कर रहा है, ऊपर अवे होता जा रहा है। और तो इसका जो मेरा पोजीशन है यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है ना, समझ में आया कि जो मेरा सेंट्रोमेयर का पोजीशन कांस्टेंट नहीं है, वो कभी मिडल पे पाया जा रहा है, कभी थोड़ा सा ऊपर पाया जा रहा है, कभी यहाँ पे एकदम टॉप मोस्ट के पास या एकदम टेल में चला जा रहा है। लेकिन मेरा जो यहाँ पे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है उसका जो पोजीशन होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है ना, उसका पोजीशन मेरा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि जो इसकी जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, मतलब इसकी जो लोकेशन होती है वो कांस्टेंट लोकेशन होती है। ये क्या करता है, दिस गिव्स द अपीयरेंस ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट कॉल्ड द सैटेलाइट। अब ये क्या करता है, ये जो मेरा सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है ये देता है एक अपीयरेंस, मतलब साइज और शेप देता है किसको, ऑफ अ स्मॉल फ्रेगमेंट को, मतलब क्रोमोसोम का एक छोटा सा फ्रेगमेंट, है ना, वो क्या एक अपीयरेंस देता है जिसको हम कहते हैं सैटेलाइट। और सैटेलाइट याद रखना, इट इज़ द नॉन स्टेनिंग, है ना, इसको मतलब क्रोमोसोम को स्टेन करेंगे तो भी हमें विजिबल नहीं होगा, है ना। अब मेरा जो लास्ट टॉपिक बचा है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का, उसको भी हम कवर कर लेते हैं, फिर मेरा ये चैप्टर क्या होता है कंप्लीट हो जाएगा। मेरा लास्ट टॉपिक है माइक्रो बॉडीज़, है ना। जैसे कि हम लोगों ने देखो ये वाला हम याद रखना, ये सब क्या चल रहा है, ये यूकैरियोटिक सेल के बारे में चल रहा था, है ना। सारी चीज़ें हम लोगों ने जो ऑर्गेनल पढ़े, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा, फिर हम लोग ने जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में नहीं आते थे वो ऑर्गेनल पढ़े। उसके बाद मेरे जो यहाँ पे जो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन के बारे में, है ना, फिर जो मेरे जितने भी मेरे सीलिया, फ्लैजिला जो यूकैरियोटिक में थे, ये सारे यूकैरियोट्स के थे। हमने पढ़ा था कि जो मेरे प्रोकैरियोट्स में क्या पाए जाते थे, इंक्लूजन बॉडी पाई जाती थी, है ना, ये मेम्ब्रेन लेस थी, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, इंक्लूजन बॉडी, ठीक है। इसी तरीके से मेरे यूकैरियोटिक सेल में माइक्रो बॉडीज़ पाई जाती है ना। एग्जाम्पल में जैसे मेरे पेरोक्सीसोम, ग्लाइऑक्सीसोम, ये सब क्या है, माइक्रो बॉडीज़ के एग्जाम्पल हैं। ये क्या होती है माइक्रो बॉडीज़, मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल। देखो हमें मालूम था कि वेसिकल कौन बनाता था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो वेसिकल बनाता था, है ना, वही वेसिकल मेरे आगे चल कर के ये वेसिकल क्या करते थे, ये स्टोर्ड करते थे मटेरियल को। अगर इन्होंने क्या करा कि अलग अलग वेसिकल होते तो वेसिकल भी मेरे बना लेते थे लाइसोसोम, है ना, लाइसोसोम बना लेते थे अगर वो उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जा रहा था। तो कह रहा है मैनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल, छोटे छोटे वेसिकल को ही हम क्या कह रहे हैं, कॉल्ड द माइक्रो बॉडीज़ दैट कंटेन वेरियस एंजाइम। अब ये क्या करते हैं, अलग अलग तरीके के एंजाइम कंटेन करते हैं, आर प्रेजेंट इन द बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स, ठीक है। क्या कह रहा है, मेरा जो माइक्रो बॉडीज़ होता है वो मेरा प्लांट सेल में भी पाया जाता है और एनिमल सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। प्लांट और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे जो मेरा माइक्रो बॉडीज़ है एग्जाम्पल में ये थोड़े से याद रखना, जैसे कि पेरोक्सीसोम है और ग्लाइऑक्सीसोम है ना, यहाँ पे। अब मेरा जो समरी का पार्ट है इसको भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर मेरा चैप्टर कंप्लीट होता है। कह रहा है कि समरी में देखते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। देखो ये समरी क्या है, ये पूरे चैप्टर की समरी की, पूरे चैप्टर की समरी की, हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा, है ना। सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ में हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, तो उसी को हम रिकॉल करेंगे। और ऐसा कभी कभी होता है कि समरी में भी कुछ नई लाइन आ जाती है ना, तो हमें समरी को भी नहीं छोड़ना है। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल और एग्रीगेट्स ऑफ सेल, है ना। जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्स के बने, इसको हम जल्दी जल्दी करते जा रहे हैं, ये थोड़ा सा रिवीजन के लिए। ये सारे ऑर्गेनिज्म किसके बने, सेल के बने, और सेल के गुच्छे के बने, एग्रीगेट्स के बने। सेल वेरी कर सकती है इन देयर शेप में, मतलब सेल का जो शेप होता है, साइज़ होता है, वो वेरी करता है। किस वजह से वेरी करता है, क्यों जो सेल का शेप होता है, साइज़ होता है, वो क्यों बदला होता है, क्यों, क्योंकि उसकी एक्टिविटीज़ और फंक्शन बदली होती है ना, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ द अब्सेंस। अब कह रहा है कि यहाँ पे बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ, मतलब यहाँ पे पाया जाता है और नहीं पाया जाता है ना, प्रेजेंस और अपसेंट ऑफ अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस, है ना। अब कह रहा है जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है, जिसके अंदर नहीं होता है, एंड अदर ऑर्गेनल्स, मतलब जिसके अंदर ऑर्गेनल होते नहीं होते हैं, सेल्स एंड हेंस ऑर्गेनिज्म कैन बी नेम्ड एज अ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक, है ना। ये हमने पढ़ा था कि जो यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि यहाँ पे मेरी न्यूक्लियस होता है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है ना, यही तो हम लोग ने देखा था। फिर कह रहा है कि अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल, जो मेरा टिपिकल यूकैरियोटिक सेल था वो क्या कह रहा है, वो कंसिस्ट ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन, उसके अंदर सेल मेम्ब्रेन था, न्यूक्लियस था, साइटोप्लाज्म था, प्लांट। अब कह रहा है जो प्लांट सेल है, हैव अ सेल वॉल, इसकी सेल वॉल इसका यूनिक फीचर है, ठीक है, यूनिक फीचर है। तो प्लांट सेल के पास सेल वॉल होगा, आउटसाइड होगा, सबसे बाहर की ओर होगा द सेल मेम्ब्रेन, है ना। अब क्या होगा सेल मेम्ब्रेन, अब देखो आपका ये सेल दी यूनिट ऑफ लाइफ दी चैप्टर ये वाला कंप्लीट हो गया। अब आप इसको
एकदम स्पीड से रीड करिएगा, है ना, और सारी लाइन को एकदम मास्टर कर लीजिए, रट लीजिए पूरी अच्छी तरीके से। आपको ये चैप्टर टिप पे हो गया समझो। अ टिपिकल यूकैरियोटिक सेल कंसिस्ट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ पे कह रहा है कि मेरा द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो थी इज अ सिलेक्टिव परमेबल। ये हमने तो इतना पढ़ा, इतना समझा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, मेरी सिलेक्टिवली परमेबल होती है, ठीक है। क्या होता है इसके अंदर, फैसिलिटेट्स करती है ट्रांसपोर्ट, हमने पढ़े थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट होता था ऑफ अ सेवरल मॉलिक्यूल का, है ना। ये सारा समरी है, इसको मैं जल्दी जल्दी पढ़ा रहे। द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, फिर हम लोग ने एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा था जिसके अंदर क्या आया था मेरा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स था, लाइसोसोम था, वैक्यूल्स था, है ना। फिर क्या कह रहा है, ऑल द सेल ऑर्गेनल, सारे के सारे सेल ऑर्गेनल परफॉर्म करते हैं डिफरेंट, है ना। क्या करते हैं, परफॉर्म डिफरेंट बट स्पेसिफिक फंक्शन, अलग अलग तरीके के फंक्शन परफॉर्म करते हैं लेकिन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जैसे सेंट्रोमेयर बताया गया है, सेंट्रोमेयर एंड सेंट्रियोल फ्रॉम द बेसल बॉडी, है ना, कि मेरा जो सीलिया और फ्लैजिला का बेसल बॉडी किससे बना था, सेंट्रोमेयर और सेंट्रियोल से बना था। दैट फैसिलिटेट, ये क्या करता है, फैसिलिटेट करता है लोकोमोशन को, है ना, किसको फैसिलिटेट करता है, लोकोमोशन को, इन एनिमल सेल, ठीक है। कह रहा है मेरा इन एनिमल सेल्स सेंट्रियोल ऑल्सो फॉर्म द स्पिंडल अपैरेचर्स, ठीक है। ये हम लोगों ने पढ़ा था कि जो एनिमल सेल्स में क्या बनाता है, एनिमल सेल्स में जो मेरा सेंट्रियोल होता है वो क्या बनाता है, स्पिंडल अपैरेचर्स बनाता है। कब बनाता है, ड्यूरिंग द सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइड करती है, सब हम लोग पढ़ चुके हैं। न्यूक्लियस कंटेन, न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस अपने अंदर रखता है न्यूक्लियोलाई। हमने बताया था कि जो न्यूक्लियोलाई और न्यूक्लियाई में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। न्यूक्लियोलाई ये होता है मेरा नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, ठीक है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलाई एंड द क्रोमेटिन नेटवर्क, है ना, ये न्यूक्लियस में पाया जाता है। इट नॉट ओनली कंट्रोल्स, अब क्या कह रहा है, देखो ये नई लाइन आ गई, ठीक है, ये नई लाइन आ गई, इसको हाईलाइट कर लीजिए आप लोग। ये कह रहा है इट नॉट ओनली कंट्रोल द एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल, न्यूक्लियस के बारे में एक स्पेसिफिक चीज़ दी गई है। कह रहा है कि जो मेरा न्यूक्लियस होता है ये केवल मेरी ऑर्गेनल की एक्टिविटी को ही नहीं कंट्रोल करता है बट ऑल्सो प्ले अ मेजर रोल इन हेरेडिटी, है ना। कह रहा है कि जो मेरा न्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, ये मेरा कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनल को, और साथ ही साथ ये मेजर मतलब बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हेरिडिटी में, है ना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड कंटेन ट्यूब्यूल्स, ये क्या कर रहा है, ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्नीज के अंदर पाया जाता है। दे आर टू टाइप्स, है ना, ये टू टाइप्स के होते हैं, रफ और स्मूथ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ द सब्सटेंस, है ना, ये सब्सटेंस को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। और कह रहा है मेरा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्या कराते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम लोग ने पढ़ा था, प्रोटीन बनाता है, लाइपोप्रोटीन बनाता है, ग्लाइकोजन बनाता है ना। द गोल्गी बॉडी इज द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल कंपोज्ड ऑफ द फ्लैटेंड सैक्स, द सेक्रेशन ऑफ द, है ना, कह रहा है द सिक्रीशन ऑफ द सेल्स आर पैक्ड इन देम। कह रहा है कि जो मेरा जो सेल सिक्रीट करती है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो चीज़ निकली उसको पैक कौन करेगा, उसको गोल्गी बॉडी पैक करेगा, ठीक है। एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द सेल, और क्या करेगा, सेल के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देगा। लाइसोसोम आर अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, अब क्या कह रहा है कि जो लाइसोसोम होता है वो मेरा सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स है, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है। ये एनसीईआरटी ने स्ट्रक्चर कहा है इसको। लाइसोसोम इज अ सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर कंटेनिंग एंजाइम फॉर अ डाइजेशन, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं, किसके लिए, डाइजेशन के लिए, ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल, मतलब बड़े बड़े मॉलिक्यूल को डाइजेस्ट करने के लिए। राइबोसोम आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है, राइबोसोम क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। दीज अकर फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म, राइबोसोम पड़े होते हैं साइटोप्लाज्म में और आर एसोसिएटेड, मतलब पड़े भी होते हैं साइटोप्लाज्म में और ईआर के साथ भी तो लगे हुए पाए जाते हैं ना, एसोसिएटेड विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। माइटोकॉन्ड्रिया मदद करता है इन ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब देखो ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन ये मेरा समरी में दिया था, ठीक है, लेकिन हमने बता दिया वहाँ पे भी कि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन कराता है। फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है एटीपी प्रोडक्शन, ये लिख लीजिए, फॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है मेरा एटीपी बनाना, है ना। हम लोगों ने बताया था कि माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी बनती है, एटीपी जनरेटेड, एटीपी के जो एटीपी बनना होता है उसको कहते हैं फॉस्फोराइलेशन, ठीक है। एंड क्या कहता है, जनरेशन ऑफ अ एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये एटीपी का फुल फॉर्म है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। दे आर बाउंड बाय द डबल मेम्ब्रेन, है ना, ये कैसे बाउंड होते हैं, डबल मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं। और कह रहा है द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ, है ना, कह रहा है जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो स्मूथ होती है। एंड इनर वन फोल्ड, और जो इनर होती है वो अंदर की ओर फोल्ड होती है सेवरल क्रिस्टे बनाती, क्या बनाती है, फोल्ड होकर के सेवरल क्रिस्टे बनाती है। प्लास्टिड आर पिगमेंट, है ना, प्लास्टिड आर पिगमेंट कंटेनिंग ऑर्गेनल फाउंड इन प्लांट सेल्स ओनली। इन प्लांट सेल क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रैपिंग द लाइट एनर्जी, है ना, क्या करता है, इन प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ट्रैपिंग मतलब पकड़ना, लाइट एनर्जी को पकड़ता है, इसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है फॉर फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो ग्रेना होता है ना, जो मेरा क्लोरोप्लास्ट में जो ग्रेना होता है इन द प्लास्टिड के अंदर,
इज़ द साइट ऑफ द लाइट रिएक्शन। ठीक है, ये मैंने लिखवाया है लाइट रिएक्शन, यहाँ पे समरी में दिया है। देखो, साइट ऑफ अ लाइट रिएक्शन एंड द स्ट्रोमा, वो किसका साइट होता है, डार्क रिएक्शन का। ठीक है, द ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड आर क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, वेयर एस, और इसके अलावा द अदर कलर्ड प्लास्टिड जो होते हैं वो उसके अंदर क्या पाया जाता है, जिसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। उनमें मेरे होते हैं, लाइक मेरे कैरोटीन होता है, जेंटोफिल होता है। द न्यूक्लियस इनक्लोज बाय द न्यूक्लियर एनवेलप, अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर विद न्यूक्लियर पोर, द इनर मेम्ब्रेन इनक्लोजेज द न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। इनर मेम्ब्रेन के नीचे न्यूक्लियोप्लाज्म होता है जो जेली लाइक होता है, एंड द क्रोमेटिन मटेरियल होता है जिसमें डीएनए होता है, क्रोमेटिन होता है, फिर क्रोमेटिन से क्रोमोसोम होता है, उसके अंदर जितनी भी प्रोटीन होती है। दस सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ।